हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। आज की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी इनिशियल थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। अभी तक जो हमारी क्लासेस थी उसके अंदर मैंने आपके साथ क्लासिकल थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिस्कस किया था, इफेक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, इफेक्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। इन क्लासिकल्स मॉडल हमने डिस्कस किया। आई होप आप लोगों ने वो वीडियोस देखी है। नहीं देखी तो उनका लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति में मिल जाएगा। कमेंट के अंदर लिंक दिया हुआ है, तो आप जाकर उन वीडियोस को भी जरूर देखिए। अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, दैट इज द केनीशियन थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। बेसिकली अगर हम केनीशियन थियरी के बारे में बात करें तो ये थियरी हमारे पास कब आई? हमारे पास ये थियरी आई 1929-33 में, जब ग्रेट डिप्रेशन था। उसके बाद उस फेज के अंदर हमारे पास ये थियरी, ग्रेट डिप्रेशन जब इकोनॉमी के अंदर आया तो उस समय क्या हुआ? उस समय लोगों ने अपनी जॉब को खोना स्टार्ट किया। तो लोग क्या हो गए? लोग अनएम्प्लॉयड होते हुए हमें दिखाई दिए। जब लोग हमें अनएम्प्लॉयड होते हुए दिखाई दिए, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट का सिनेरियो नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या बोला कि यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। लेकिन अगर आपको याद होगा तो हमने इससे पहले क्या पढ़ा था? हमने इससे पहले पढ़ा था क्लासिकल्स। क्लासिकल्स क्या बोलते थे? क्लासिकल्स बोलते थे कि इकोनॉमी के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? हमें फुल एम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। याद है आपको क्लासिकल मॉडल? तो जब क्लासिकल्स बोल रहे थे हमें फुल एम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है, लेकिन जैसे ही ग्रेट डिप्रेशन का फेज आया तो देखने को मिला कि इंस्टेड ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी के अंदर क्या है? इकोनॉमी के अंदर अंडर एम्प्लॉयमेंट है। लोगों के पास, लोग काम तो करना चाहते हैं बट मार्केट में उनके लिए काम अवेलेबल नहीं है। तो इसका मतलब एक क्वेश्चन मार्क आया क्लासिकल मॉडल के ऊपर कि क्या क्लासिकल थियरी एक्चुअली वैलिड है या नहीं है। अब यहाँ पे क्लासिकल की जगह कौन आए? कीन्स है। कीन्स ने अपनी एक थियरी दी। इनकी एक बुक है जिसका नाम आपको पता होना चाहिए। बुक का नाम क्या है? जनरल थियरी ऑफ, आप इस बुक का नाम स्क्रीनशॉट भी ले लेना और लिख भी लेना, ये आपको बुक पता होनी चाहिए। जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इसमें यहाँ पे इस बुक के अंदर कीन्स ने क्या किया? कीन्स ने एक थियरी दी और साथ में क्रिटिसाइज किया किसको? क्लासिकल्स के मॉडल को। इस बुक में कीन्स ने क्या किया? कीन्स ने क्रिटिसाइज किया क्लासिकल्स के मॉडल को। उन्होंने बोला फुल एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी के अंदर हमें नहीं दिखाई देता। फुल एम्प्लॉयमेंट जो है वो नॉर्मल फीचर नहीं है किसका? एडवांस कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज का। अगर हम एडवांस कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज के बारे में बात करें तो इंस्टेड ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट हमें क्या दिखाई देगा? हमें इकोनॉमीज में दिखाई देता है अंडर एम्प्लॉयमेंट। और अगर आपको क्लासिकल्स में याद होगा, मैंने आप लोगों के साथ सेज लॉ वहां पे डिस्कस किया था। सेज लॉ क्या बोलता था? सेज लॉ बोलता था सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। सप्लाई क्रिएट्स इट्स डिमांड, कि जितना भी इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन है उस सब के लिए डिमांड क्रिएट हो जाएगी। लेकिन ग्रेट डिप्रेशन में हमें इसका अपोजिट होता दिखाई दिया, क्योंकि अगर सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड होता तो वहां पे क्या होता? जितना भी प्रोडक्शन होता वो अल्टीमेटली क्या होता? सेल हो जाता मार्केट के अंदर। लेकिन ऐसा तो हमें होता हुआ दिखाई नहीं दिया। और प्रोडक्शन जितनी थी, प्रोडक्शन हो गई ज्यादा, लेकिन डिमांड क्या हो गई? डिमांड हो गई कम। तो ग्रेट डिप्रेशन के टाइम क्या देखने को मिला कि डिमांड इज लेस देन सप्लाई थी। और डिमांड लेस देन सप्लाई होने की वजह से हुआ क्या? इन्वेंट्री हो गई, हमारे पास अनसोल्ड इन्वेंट्री डिपॉजिट होती गई। साथ में यहाँ पे क्या हुआ? प्रोडक्शन ज्यादा है, डिमांड कम है, तो लोगों को जॉब से निकालना पड़ा। ठीक है, आपने कोरोना के अंदर भी देखा होगा कि काफी लोगों की जॉब्स गई। तो यहाँ पे इस तरीके का सिनारियो जब बनता है तो लोग क्या करते हैं? लोगों को अपनी जॉब खोनी पड़ती है, उनको अपनी जॉब्स छोड़नी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? जॉबलेसनेस हमें होती हुई दिखाई दी। तो इसका मतलब जो सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड है, ऐसा होता हुआ हमें नहीं दिखाई दिया। तो कीन्स ने अपनी बुक जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी के थ्रू इन्होंने बोला, नंबर 1, जो सेज लॉ है वो वैलिड नहीं है। सेज लॉ को इन्होंने क्रिटिसाइज किया। और अगर आप देखेंगे क्लासिकल्स जो थे उनका पूरा मॉडल बेस करता था सेज लॉ पे।
तो क्लासिकल्स को हम लोग क्या कहते हैं? क्लासिकल्स को हम लोग सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे कीन्स ने बोला कि पहला सेज लॉ जो है वो वर्क नहीं कर रहा है इकोनॉमी में। दूसरा, इन्होंने बोला कि जो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी के अंदर, दैट इज डिमांड। दैट्स वाई जब हम कीनेशियन थियरी के बारे में बात करते हैं तो इट इज व्हाट? इट इज डिमांड साइड थियरी, डिमांड साइड इकोनॉमिक्स के बारे में बात की जाती है। कहाँ पे? कीनेशियन थियरी के अंदर। ठीक है, तो क्लासिकल्स और कीनेशियन के यहाँ से आपको कुछ डिफरेंसेस भी मिलते जाएंगे। अलग से क्लास पे लूंगी डिफरेंसेस पे, लेकिन साथ साथ आप रिलेट करते जाइए। तो क्लासिकल्स में अभी तक आपको क्या पता चला? नंबर 1, क्लासिकल्स बात करके गए फुल एम्प्लॉयमेंट पे, लेकिन कीन्स ने बोला कि फुल एम्प्लॉयमेंट जो है इट इज नॉट द नॉर्मल फीचर ऑफ एडवांस कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज। हमें एडवांस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट की जगह क्या देखने को मिलता है? अंडर एम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। नंबर 1। नंबर 2, हम लोगों ने क्या देखा क्लासिकल्स के टाइम पे? सप्लाई साइड थियरी है ये। लेकिन जब हम कीनेशियन इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज डिमांड साइड इकोनॉमिक्स। ठीक है। नंबर 3, अगर आपको क्लासिकल्स का मॉडल याद होगा तो क्लासिकल्स में मैंने आपके साथ एक एग्जाम्पशन डिस्कस की थी, दैट इज वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी। वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, ये एग्जाम्पशन याद है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पशन थी क्लासिकल्स में। लेकिन जब हम कीनेशियन अभी पढ़ेंगे तो वहां पे कीन्स क्या करते थे? कीन्स बोलते थे कि वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी हमें नहीं देखने को मिलती। पीपल जो है वो नहीं चाहते कि उनका वेज कट हो। ठीक है, वो नहीं चाहते कि वेजेस उनकी वेजेस कम हो। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी वो क्या करेंगे? वो बोलेंगे वेज प्राइस रिजिडिटी होती है इकोनॉमी में। क्या होता है? वेज प्राइस रिजिडिटी। नेक्स्ट, अगर हम बात करें डिफरेंस की, क्लासिकल्स में हर चीज क्या थी? क्लासिकल्स में हर चीज वेरिएबल थी। जब हर चीज वेरिएबल होती है तो हम कौन से टाइम फ्रेम पे बात करते हैं? हम बात करते हैं लॉन्ग रन पे। कहां पे बात करते हैं? लॉन्ग रन पे। लेकिन अगर हम कीन्स के बारे में बात करें तो कीन्स क्या बोलते हैं कि हमारा जो भी चीजें हैं हमारी, वो सारी क्या है? वो सारी फिक्स है। ठीक है, तो फिक्स होगी तो इसका मतलब ये किस पे बात करेंगे? ये बात करेंगे शॉर्ट रन के पीरियड में। जब ये बोल रहे हैं हर चीज फिक्स है, इसका मतलब कीन्स बोल क्या रहे हैं? चाहे हम साइज ऑफ द पॉपुलेशन के बारे में बात करें, चाहे हम लेबर फोर्स के बारे में बात करें, चाहे हम यहाँ पे एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल के बारे में बात करें, चाहे हम टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें, सारा हमारा क्या है? फिक्स है। क्लियर? तो कुछ डिफरेंसेस भी आपको समझ आए होंगे, किस किस चीज को उन्होंने क्रिटिसाइज किया वो भी समझ आया होगा। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नंबर 3, अगर हम एक्चुअल डिमांड के बारे में बात करें, एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड, ये क्या होगा? इट इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ? मैं NX नहीं लिख रही हूँ। NX आपको पता है ना, नेट एक्सपोर्ट्स होते हैं। हम लोग NX नहीं लिख रहे। द रीजन बीइंग, हम लोग यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम क्लोज्ड इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट क्लोज्ड इकोनॉमी। और यहाँ पे हमारा C क्या है? C इज द कंजप्शन, I इज द इन्वेस्टमेंट, G इज द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड क्या हुई हमारी? C प्लस I प्लस G। तो अगर मैं लिखूंगी इसको एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G, तो कंफ्यूज नहीं होना। दिस इज व्हाट? दिस इज द एक्चुअल। लोग कंज्यूम क्या कर रहे हैं? हाउस होल्ड कितना कंजप्शन कर रहे हैं, दैट इज C। और हाउस होल्ड ने कितना कंज्यूम किया, कितना खर्च किया, वो तो एक्चुअल नंबर है ना। लाइकवाइज इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टर या बिजनेसमैन के बारे में अगर हम बात करें, वो कितना इन्वेस्ट कर रहा है इकोनॉमी में, वो भी हमारे पास एक्चुअल नंबर आ रहा है कुछ। और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट कितना प्रोजेक्ट्स के ऊपर लगा रही है, गवर्नमेंट कितना स्कीम्स के ऊपर लगा रही है, वो भी हमारे पास एक्चुअल नंबर है। तो ये इट इज द एक्चुअल ग्रोथ। AD इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G। अगर अब हम कंजप्शन के बारे में बात करें तो कंजप्शन, हम कौन से कंजप्शन के बारे में बात कर रहे हैं? जो कीन्स के कंजप्शन फंक्शन से हम लोगों ने ली है। ठीक है, अगर आपको वीडियो चाहिए होगी इस पे तो आप मुझे
कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जब कीन्स के कंजप्शन फंक्शन के बारे में बात करते हैं तो C इज इक्वल टू सी बार, कहीं जगहों पे A लिखा होगा, स्मॉल a लिखा होगा इंस्टेड ऑफ सी बार। नोटेशन वेरी करेगी बट मतलब सेम है। सी बार क्या है? इट इज द ऑटोनॉमस कंजप्शन। ऑटोनॉमस कंजप्शन का क्या मतलब होता है कि आपकी इनकम क्या है वो मैटर नहीं करता, लेकिन स्टिल आप कुछ अमाउंट कंज्यूम करोगे। जैसे अगर आपके बारे में मैं बात करूं, आप स्टूडेंट हो, आप अर्निंग नहीं कर रहे, आप कुछ भी अर्न नहीं कर रहे, लेकिन स्टिल आप लोग कुछ तो कंज्यूम कर रहे हो। आपका कॉलेज की फीस होगी, आपकी किसी कोचिंग अगर आप ले रहे हैं उसकी फीस है, आपके कपड़ों पे खर्चा हो रहा है, आपका फूड पे खर्चा हो रहा है, आपकी इनकम कुछ नहीं है, बट रिगार्डलेस ऑफ दैट इनकम आप स्पेंड कर रहे हैं। दिस इज द ऑटोनॉमस कंजप्शन, जिसको हम क्या लिखते हैं? सी बार। प्लस स्मॉल सी, कुछ जगहों पे इसको दिया होगा बी से, स्मॉल बी से, ठीक है? तो नोटेशन बुक टू बुक वेरी करेगी, इट डजंट मैटर। इनटू वाई डी। स्मॉल सी क्या है? स्मॉल सी इज द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बारे में अगर हम बात करें, ये बेसिकली क्या है? टोटल इनकम में से आप कितना पोर्शन कंजप्शन पे खर्च कर रहे हैं, दैट इज एमपीसी। क्योंकि आपको पता है आपकी अगर टोटल इनकम वाई है, उसमें से जितना आप कंज्यूम करेंगे दैट इज सी, प्लस जो बचेगा उसको क्या कर रहे हैं? आप सेव। अब अगर आपकी इनकम 100 रुपीज है, इसमें से आप 80 रुपीज कंज्यूम कर रहे हैं, प्लस 20 रुपीज आप सेव कर रहे हैं, और अगर मुझे एमपीसी कैलकुलेट करना है दैट इज इक्वल टू 80 अपॉन 100, इट इज इक्वल टू 0.8। ठीक है? तो मैंने आउट ऑफ माई टोटल इनकम कितना परसेंट जो है वो कंज्यूम किया, वो मेरे को क्या बता रहा है? दैट इज एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्लियर? तो कंजप्शन आपको पता चल गया। अब यहाँ पे सी पता चल गया। अब हम आई के बारे में बात करते हैं। जब हम इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे इस मॉडल के अंदर एज्यूम किया गया है आई इज कांस्टेंट। जब इन्वेस्टमेंट आपकी कांस्टेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे उसको कैसे हम डिनोट करेंगे? इट इज डिनोटेड बाय आई बार। आई इज इक्वल टू आई बार। इन्वेस्टमेंट इज योर कांस्टेंट। अब यहाँ पे जब कीन्स के मॉडल के बारे में बात करते हैं तो कीन्स क्या बोलते हैं? कीन्स बोलते हैं कि अगर कोई बिजनेसमैन है, वो क्या करेगा? वो देखेगा कि मार्केट में क्या चल रहा है। मार्केट के अंदर अगर बहुत ज्यादा ऑप्टिमिज्म है, बुलिश टेंडेंसी है, तो वो क्या करेगा? वो ज्यादा इन्वेस्ट करेगा। लेकिन अगर वहीं पे पेसिमिज्म है, बियरिश टेंडेंसीज है, तो वो क्या करेगा? वो इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे वो डिपेंड करेगा कि मार्केट के अंदर क्या हो रहा है। मार्केट के अंदर अगर बहुत ज्यादा ऑप्टिमिज्म है, बुलिश टेंडेंसीज है, तो वो इन्वेस्ट करेगा, अदरवाइज वो इन्वेस्ट नहीं करेगा। नंबर 6, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। देखिए, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो भी इन्होंने क्या लिया? वो भी इन्होंने कांस्टेंट लिया, G इज इक्वल टू जी बार। और एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड हमारा क्या था? एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लिखेंगे देयरफॉर एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू C। मैंने अभी आपको C लिखवाया, C इज व्हाट? C बार प्लस C YD। YD मेरा क्या है? YD इज द डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम क्या है? इनकम में से जब मैं टैक्सेस को निकाल दूंगी तो जो मेरे पास खर्चने के लिए पैसा है, बेसिकली दैट इज व्हाट? दैट इज द डिस्पोजेबल इनकम प्लस I बार प्लस G बार। आप लोगों ने लिखा एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड क्या है मेरा? C बार प्लस C YD प्लस I बार प्लस G बार। चाहे मैं ये लिखूं, चाहे मैं C प्लस I प्लस G लिखूं, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे देखें, मेरे पास 3 जगहों पे कांस्टेंट नंबर आ रहे हैं। C बार इज कांस्टेंट, I बार इज कांस्टेंट, G बार इज कांस्टेंट। तो C बार प्लस I बार प्लस G बार की जगह मैं एक कांस्टेंट लिख सकती हूँ, दैट इज A बार। A बार प्लस C YD। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है वेयर A बार इज इक्वल टू C बार प्लस I बार प्लस G बार। क्लियर? तो आप लोगों को समझ आया कि एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड की ये वैल्यू अगर आपको कहीं दिखती है, ये वैल्यू अगर आपको कहीं दिखती है तो किस तरीके से आया। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। ठीक है, साथ में जब भी आप पढ़ते हैं प्लीज कॉपी पेन लेकर पढ़िए।
अब नेक्स्ट एजम्पशन में हमारा क्या बचा, हमारा बचा एक्सपेक्टेड एग्रीगेट डिमांड। अगर हम एक्सपेक्टेड एग्रीगेट डिमांड के बारे में बात करें तो बेसिकली हम लोग कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमें क्या लगता है कि हमारे प्रोडक्ट की कितनी डिमांड होगी। जितना हमें लगता है हमारे प्रोडक्ट की डिमांड होगी हम उतना ही प्रोडक्शन करेंगे। लेट्स से अगर मैं इस पेन के बारे में बात करूं, मुझे लगता है कि फ्यूचर में 100 पेन की डिमांड मार्केट के अंदर आने वाली है। अगर 100 पेन की डिमांड आएगी मार्केट के अंदर तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे प्रोडक्शन करना पड़ेगा 100 पेन का, यही मतलब है। इसका मतलब मैंने एक्सपेक्ट किया, इसको थोड़ा ध्यान से समझना, मैंने एक्सपेक्ट किया कि मार्केट के अंदर 100 पेन लोग डिमांड करने वाले हैं एक्सपेक्टेड, तो मैंने बिकॉज ऑफ दिस एक्सपेक्टेशन मैंने प्रोडक्शन कर दिया 100 पेन का। तो एक्सपेक्टेड एग्रीगेट डिमांड इज बेसिकली माय प्रोडक्शन लेवल, क्योंकि मैं उतना ही प्रोडक्शन करूंगी जितना मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ मार्केट के अंदर डिमांड आने वाला है। तो इट इज इक्वल टू द प्रोडक्शन लेवल Y। क्लियर? तो अभी आपको ये भी पता चल गया कि एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड कितना है, एक्सपेक्टेड एग्रीगेट डिमांड क्या है। अब डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। एक्स एक्सिस पे हम लिखेंगे आउटपुट, वाई एक्सिस पे हम लिखेंगे एग्रीगेट डिमांड। अब देखिए यहाँ पे एक्स एंटे में क्या है मेरे पास, एक्स एंटे में एक्सपेक्टेड एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू प्रोडक्शन लेवल। इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, एक 45 डिग्री की लाइन बनाऊंगी जो मेरा क्या बताएगा, जो मेरा बताएगा एक्स एंटे डिमांड। क्यों 45 डिग्री की लाइन बनाई मैंने यहाँ पे, देखिए ये पूरा अगर आप देखेंगे मेरा जो ग्राफ है ये पूरा क्या है, इट इज 90 डिग्री का एंगल। तो मुझे इसको स्प्लिट करना था 2 पार्ट्स में, सच दैट यहाँ पे जो लाइन ड्रॉ करेंगे उसमें एक्स एक्सिस का जो कंपोनेंट है दैट मस्ट बी इक्वल टू द वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट। इसीलिए मैंने क्या किया, इस पूरे जो 90 डिग्री का एंगल है इस पूरे को स्प्लिट कर लिया इनटू 2 पार्ट बाय ड्रॉइंग अ लाइन ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स एंटे डिमांड क्या है बेसिकली एडी इज इक्वल टू वाई। अब एक्चुअल डिमांड की हमारे पास दूसरा एक्चुअल डिमांड, हम ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे एडी इज इक्वल टू, चाहे मैं इसको C प्लस आई प्लस जी लिखूं, चाहे मैं इसको क्या लिखूं ए बार प्लस सी वाई डी। ठीक है, मैंने अभी आपको दोनों बता दिया, मैं दोनों में से कुछ भी लिख सकती हूँ। अब कीन्स क्या बोलते हैं, यहाँ पे जहां पे ये इंटरसेक्ट करेंगी एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड और एक्स एंटे, वहां पे उस पॉइंट पे हमें क्या मिलेगा, द लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी एंड द लेवल ऑफ एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी, वहां पे हमें वो मिलेगा। दिस इज द वाई एस्ट्रिक। और इस पॉइंट को कीन्स क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज द पॉइंट ऑफ इफेक्टिव एग्रीगेट डिमांड। अब वापिस से स्टार्ट पे आइए कीन्स मॉडल का, जहां से हमने मॉडल स्टार्ट किया था। तो मॉडल पे स्टार्ट करने में मैंने आपको क्या बोला था, ग्रेट डिप्रेशन का पॉइंट है। ठीक है, ग्रेट डिप्रेशन का पॉइंट है, यहां से स्टार्ट किया था। जब हम लोगों ने ग्रेट डिप्रेशन पे बात की थी तो इकोनॉमी के अंदर क्या हुआ, इकोनॉमी के अंदर ग्रेट डिप्रेशन पे हमारे पास क्या था, अनसोल्ड इन्वेंट्री थी। ठीक है, लेस डिमांड थी, डिमांड कम थी, प्रोडक्शन हो गया ज्यादा, तो लेस डिमांड का सिनेरियो था। या मैं इसको ऐसा बोल सकती थी कि एक्चुअल डिमांड जो थी वो कम थी एज कंपेयर टू द प्रोडक्शन लेवल। और कीन्स के केस में हमने उसको क्या बोला, हमने उसको बोला एक्स एंटे डिमांड। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, काफी जगहों पे कुछ सोर्सेज के अंदर आपको देखने को मिलेगा इंस्टेड ऑफ एक्स एंटे डिमांड वो इस कर्व को लिखते हैं एग्रीगेट सप्लाई कर्व। अब वहां पे कंफ्यूज नहीं होना। देखिए, अगर आपको यहाँ पे जितना भी मैंने अभी आपको समझाया उसमें मैंने क्या बोला, एक्स एंटे डिमांड बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट रिप्रेजेंट्स द प्रोडक्शन लेवल इन द इकोनॉमी। जब वो इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन लेवल को डिटरमिन कर रहा है तो इनडायरेक्टली तो वो सप्लाई का लेवल ही है। लेकिन मैंने सप्लाई क्यों नहीं लिया, द रीजन बीइंग, जब हम केनीशियन इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं इट इज डिमांड साइड इकोनॉमिक्स, इट इज नॉट द सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स। दैट्स व्हाई हम लोग क्या कर रहे हैं, हम इसको एक्स एंटे डिमांड लिख रहे हैं
कुछ रिसोर्सेज के अंदर हो सकता है इंस्टेड ऑफ एक्स एंटे डिमांड वहां पे वो एग्रीगेट सप्लाई लिख रहे हो। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, मैंने आपको रीजन समझा दिया। वापिस से आते हैं, तो ग्रेट डिप्रेशन के फेज में क्या हो रहा है, एक्चुअल डिमांड लेस देन है एक्स एंटे डिमांड के। इसका मतलब यहाँ पे हम कौन से एरिया में बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। कहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे, इस वाले पॉइंट पे। ठीक है, तो मैं इसको मार्क कर लेती हूँ Y1। तो अगर इकोनॉमी के अंदर हम Y1 में हैं, अगर आप Y1 पे हो, आपका प्रोडक्शन लेवल Y1 पे हो रहा है, एट Y1 क्या होगा, रेड वाली लाइन जो मेरा क्या बता रही है, जो मेरा बता रही है एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड, और ब्लैक लाइन मेरे क्या बता रही है, प्रोडक्शन कितना हुआ, दैट इज द एक्स एंटे डिमांड इज लेस देन एक्स एंटे डिमांड। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्चुअल डिमांड कम है, लोग डिमांड कम कर रहे हैं और मेरा प्रोडक्शन तो ज्यादा हो गया। मैंने प्रोडक्शन कर दिया 100 पेन्स का, लेकिन पीपल आर डिमांडिंग जस्ट 80 पेन। इसका मतलब 20 पेन्स तो मेरे पास एक्स्ट्रा हो रहे हैं, तो मुझे प्रोडक्शन करने की जरूरत है, एक्स्ट्रा नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मैं प्रोडक्शन कम करूंगी। प्रोडक्शन कम करूंगी तो आप देखेंगे हम वापिस से Y1 से बैकवर्ड मूव करेंगे, और साथ में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जब प्रोडक्शन कम कर रहे हैं तो हमें लोगों को जॉब से हटाना पड़ेगा। ठीक है, दैट्स वाई जब हमें ग्रेट डिप्रेशन देखने को मिला तो लोगों को हमें क्या करना पड़ा, लोगों को हमें जॉब से हटाना पड़ा, और हम थोड़े टाइम के बाद वापस से Y1 से कहां पे आ गए, Y स्टार पे, जो हमारा क्या था, दैट इज द पॉइंट ऑफ इफेक्टिव एग्रीगेट डिमांड। तो ये था आपका ग्रेट डिप्रेशन का सिनेरियो। लेकिन सिर्फ हम ग्रेट डिप्रेशन पे तो Y1 पे बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है हम इस साइड वाले पार्ट में ऑपरेट कर रहे हैं। अगर हम इंस्टेड ऑफ Y1 हम Y2 पे ऑपरेट करें, Y2 पे क्या होगा, एट Y2 अब रेड लाइन आपको क्या बता रही है, एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड। एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड इट इज ग्रेटर देन योर एक्सपेक्टेड। लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, मतलब आपने प्रोडक्शन कर दी 100 पेन की, बट पीपल आर डिमांडिंग 150 पेन। तो अब आपको 50 पेन एक्स्ट्रा बनाने हैं। 50 पेन एक्स्ट्रा बनाने के लिए आप क्या करेंगे, आप लोगों को हायर करेंगे, आप लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करेंगे। तो इसका मतलब हमारा एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करेगा, हमारा आउटपुट इंक्रीज करेगा, और हम यहां से मूव करते हुए कहां चले जाएंगे, Y एस्ट्रिक पे चले जाएंगे। तो ये था आपका इनिशियल थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। आई होप आपको समझ आया। कोई भी डाउट है फिर से आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।